हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वाईसीटी के क्वेश्चन के टेक्निकल के क्वेश्चंस के हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। कुछ लोगों का मैसेज था कि नॉन टेक के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो नॉन टेक के क्वेश्चंस के संग हम यहाँ हैं। तो जनरल साइंस हो गया और एक स्टैटिक पोर्शन हो गया। तो स्टैटिक में हमारा पॉलिटी पे एक जल्दी से वीडियो आने वाली है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जनरल साइंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज हमारा बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में जितने भी एसएससी ने बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में पूछे हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे कि कोई भी एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो हमें बस कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो जितने भी एसएससी ने जितने भी एग्जाम में पूछे हैं हम उन सबको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। तो अगर हम देखें कि बोल रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट किस वाले ऑप्शन में मिलेगा। पहला है एप्पल, दूसरा सोयाबीन, फिर व्हीट, देन ग्राउंडनट। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस को भी लेते हुए चलते हैं कि अगर एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में हमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। एप्पल एक प्रकार का फल है, फ्रूट है, तो फ्रूट है तो उसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट ये सब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वेल वहीं पे अगर हम व्हीट की बात करें तो व्हीट में हमें कार्ब्स देखने को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें व्हीट में ज़्यादा देखने को मिलती है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट में हमें विटामिन देखने को मिलते हैं। विटामिन वो भी कौन से स्पेसिफिक बात करें तो अगर विटामिन ई, विटामिन B6। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कितना, तो अगर हम 100 ग्राम, जो 100 ग्राम सोयाबीन का इंटेक करते हैं, तो हमें अगर 100 ग्राम सोयाबीन हमने खाया है तो हमें उसमें 36 ग्राम प्रोटीन का मात्रा देखने को मिलेगा। तो 100 ग्राम सोयाबीन कंटेन्स 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हाईएस्ट कंटेंट प्रोटीन कंटेंट कौन करता है, तो वो है हमारा सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ गॉइटर। तो अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किस चीज़ की कमी की वजह से, ये जो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से किसकी कमी की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है। तो कमी के वजह से कौन सी बीमारी जो गॉइटर है हमें वो गॉइटर देखने को मिलती है, तो किसकी कमी की वजह से। तो अगर आयरन की बात करते हैं तो आयरन की कमी की वजह से हमें अनीमिया देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी की वजह से हमें गॉइटर देखने को मिलता है। और वो यही पूछ रहा है कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें गॉइटर की बीमारी देखने को मिलती है। तो आयोडीन विल बी द करेक्ट आंसर। आयोडीन की कमी की वजह से हमें गॉइटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो फैट सॉल्युबल विटामिन है और वो रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है रोल, एक तो ब्लड क्लॉट करने में, बोन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में, और वो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करता है। तो इतने सारी चीज़ों को में हमारा रोल प्ले कर रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग। अब क्या हो गया, कोई इंजरी हो गई तो हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आने लगा। तो अगर सारा ब्लड बाहर आ जाएगा तो बॉडी ह्यूमन एक एक बेसिक इंजरी हमें डेथ की तरफ भी ले जा सकती है। तो हमारी बॉडी में एक अपने आप ही एक अलग सी प्रकार की शक्ति है कि वो क्या होता है, ब्लड को क्लॉट कर लेता है, मतलब थक्का जम जाता है। तो ब्लड में थक्का जमने लगता है, ब्लड हमारा क्लॉट होने लगता है, जिससे क्या है कि हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। तो ये जो हमारा विटामिन है, कौन से विटामिन में रोल प्ले करते हैं, तो अगर ब्लड क्लॉटिंग कहीं भी दिख गया तो वो रिलेट करता है हमारा विटामिन के से। तो विटामिन के विल बी द आंसर कि विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन वो हमारा ब्लड को क्लॉटिंग के लिए रेगुलेट करता है। इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन हमारा एक प्रोटीन रिलीज करता है, वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोलता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। सबसे पहली बात, एक होता है ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे तो हेटरोट्रॉप बोला है तो हम दोनों शब्द को समझ लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, ट्रॉप्स का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से किस प्रकार से हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, तो जो भी अपने आप स्वयं खाना बनाते हैं और अपनी जो न्यूट्रिशन है उनको स्वयं फुलफिल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। तो ऐसा नहीं है कि किचन में खाना बनाया तो हम ऑटोट्रॉप हो गए, नहीं। प्लांट्स आर ओनली ऑटोट्रॉप, प्लांट्स जो है वो हमारे ऑटोट्रॉप हैं। ऑटोट्रॉप मतलब क्या होता है, जो खुद अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और वो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। वहीं पे हेटरोट्रॉप की बात करें तो हेट्रो मतलब अदर, तो जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर, तो वो होते हैं हमारे हेटरोट्रॉप।
हेटरोट्रॉप, तो जैसे कि हम एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सब क्या है दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं फॉर आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये क्या होता है हेटरोट्रॉप। अब इसमें भी तीन होते हैं, एक होता है कार्निवोरस, जो होता है कार्निवोरस होते हैं जो बस मीट को इनटेक करते हैं, जो हमारा फ्लैश जो होते हैं उन्हें इनटेक करते हैं, जैसे कि लायन हो गया। हर्बीवोरस होते हैं जो हमारे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स की चीज़ों से रिलेटेड को इनटेक करते हैं। वहीं पे ओमनिवोरस क्या होता है, जो मीट को भी इनटेक कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, मोस्टली बहुत सारे ह्यूमन बींग्स मीट भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, तो मीट प्लस प्लांट, तो ओमनिवोरस हो गए। तो कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस ये सब क्या है, एक तरीके के हेट्रोट्रॉप है। तो वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट वन ऑफ देम, तो कंज्यूमर विल बी द करेक्ट आंसर। कंज्यूमर इन तीनों में से कोई भी हेट्रोट्रॉप नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विटामिन फ्रॉम सनलाइट, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारा ह्यूमन बॉडी सनलाइट से बनाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन से विटामिन है, तो डी, विटामिन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विटामिन डी हम सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, और ये हो गया ये। तो लेकिन इसलिए बोला जाता है कि जो सुबह की धूप होती है उसको ज़रूर हमें लेनी चाहिए, हमारी बॉडी पे थोड़ी सी पड़नी चाहिए, क्योंकि स्किन हमारी विटामिन डी को क्रिएट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर के 12 बजे वाली धूप में चले जाएं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। बट मॉर्निंग की जो सनरेज होती है, मॉर्निंग वाली जो हमारी सनरेज होती हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। पर 12 बजे से लेके 4 बजे तक जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट इन विटामिन सी। अगर हम इनमें से बात करें तो ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है इनमें से विटामिन सी के लिए कौन ज़्यादा रिचेस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं कैरेट की, अगर कैरेट की बात करें तो कैरेट हमारा विटामिन ए, ये विटामिन ए में बहुत ज़्यादा, मतलब विटामिन ए से रिच है। वेल अगर हम सोया मिल्क की बात करते हैं तो सोया मिल्क हमारा ओमेगा फैटी एसिड, जो मेरा ओमेगा एसिड होता है, ओमेगा फैटी एसिड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा सोया मिल्क जो है वो ओमेगा फैटी एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एप्पल वहीं पे हमारा फाइबर कंटेन करता है, बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेन करता है। तो अगर हम बात करते हैं आंवला की, आंवला जो है हमारा वो विटामिन सी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम आंवला की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिच है हमारा विटामिन सी में। अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम की, 100 ग्राम अगर आंवला आपने इंटेक किया है तो आपको उसमें 800 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा मिलेगी। अगर आपने 100 ग्राम आंवला कंटेन किया है तो आपको 800 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा मिलेगी। तो विटामिन सी में रिच कौन है, आंवला। आंवला विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि फॉर द ऑटोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक अभी बताया था जो खुद से स्वयं से अपना खाना बनाते हैं, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, वो उनका एग्जाम्पल है प्लांट्स, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्या नेसेसरी है, तो बोल रहा है क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड एंड वाटर, या फिर हम इसलिए भी बोलते हैं प्लांट को लगाओ। प्लांट को क्यों लगाना है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन लेते नहीं है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये जो हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, रूट्स की हेल्प से, वो रूट की हेल्प से वाटर और मिनरल्स को लेते हैं, और सन से हमारी सनलाइट लेते हैं, और उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से वो वाटर और मिनरल लेते हैं, और उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और सन से सनलाइट लेते हैं। इन सबको मिलाकर वो एक प्रोसेस करते हैं जैसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वहीं पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं, वो ब्रिटल होने लगती हैं, फ्रेजाइल होने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। उनमें ज़्यादा जान नहीं होती, कि बहुत जल्दी अगर कुछ भी हमारी इंजरी हुई तो मतलब हो सकता है कि बोन्स हमारी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि वो फ्रेजाइल होने लगती हैं। फ्रेजाइल जैसे फ्रेजाइल मतलब जल्दी टूट जाएंगी, और फ्रेजाइल होने लगती है और ब्रिटल होने लगती हैं। तो ये हमारे ऑस्टियोपोरोसिस में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो हमें ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। ये कॉमन है, और भी बीमारी हो सकती है, लेकिन कॉमन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी देखने को मिलता है। तो बेरी बेरी जो बीमारी है, बेरी बेरी देखने को मिलती है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की वजह से, तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी देखने को मिलता है। और विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी जो हमें अभी सनलाइट से, अभी देखा था कि सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, तो सनलाइट की हेल्प से हमें विटामिन डी मिलता है।
सनलाइट की हेल्प से हमें विटामिन डी मिलता है, और इसकी कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें बोन्स हमारी ब्रिटल या फिर फ्रेजाइल होने लगती है। अब अगर हम बात करते हैं कि विटामिन डी की हेल्प क्या होती है, तो जो हमारे इंटेस्टाइन है वो है ना विटामिन डी की हेल्प से जो हमारे कैल्शियम है, जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है कैल्शियम, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो फिर वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो जो हमारी बोन्स है वो ब्रिटल और फ्रजाइल होने लगेगी और ऑस्टियोपोरोसिस आपको बीमारी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया कि विटामिन डी की कमी से विटामिन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड। तो बहुत बार मैंने समझा दिया। ऑटोट्रॉपिक है मतलब जो अपने आप अपना स्वयं खाना बनाते हैं, सेल्फ, दोज हु आर सेल्फ रिलायंट, जो अपना खाना जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने आप बनाते हैं, वो हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, और एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करते हैं इन सब की, तो फंगाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इनमें से हमारा कौन ऑटोट्रॉपिक है, तो बैक्टीरिया विल बी द ऑटोट्रॉपिक। अगर आपने देखा भी हो तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ये सब क्या है, हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी, तो वो लाइट एनर्जी की हेल्प से अपना खाना स्वयं बनाती हैं और वो उस खाने को फिर लेती हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन हाउ मेनी विटामिन। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी कितने सारे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है बी 1, बी 2, बी 3, पर फिर बी 4 जैसा कुछ नहीं होता। तो बी 1, बी 2, बी 3, फिर होता है बी 5, फिर बी 5 के बाद होता है हमारा बी 6, बी 7, फिर हमारा बी 8 जैसा कुछ नहीं होता, फिर बी 9, बी 10, 11 कुछ नहीं होते, और फिर बी 12। तो अगर हम बात करते हैं बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 नहीं होता, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, तो चार, 4 और 4 8। तो हमारे टोटल विटामिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के, वो कितने हैं, 8। तो हमारे अगर हम बात करें तो इनके नाम भी देख लेते हैं। बी 1 का नाम होता है थायमीन, बी 1 का नाम होता है थायामीन। तो बी 1 हो गया हमारा थायामीन, थायमीन। बी 2 हो जाता है हमारा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। बी 3 हो जाएगा हमारा नायासिन, नायासिन। बी 5 होता है हमारा पेंटोथेनिक एसिड, बी 5 हो गया, फिर बी 6, फिर बी 7, बी 9, बी 12। अब इनके नाम देखते चलते हैं। तो बी 5 होता है हमारा पैंथोथेनिक एसिड। वहीं पे अगर हम बी 6 की बात करें तो होता है पायरीडायोक्साइन, पायरीडायोक्साइन। बी 7 होता है हमारा बायोटीन, बायोटीन। एंड बी 9 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला याद होना चाहिए, बी 9 होता है हमारा फॉलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बी 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी 12 भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो होता है कॉब एलामीन। तो कॉब एलामीन हमारा बी 12 हो गया। तो हमारे पास कितना होगा, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12। तो हमारे 8 कंस्टिट्यूएंट होते हैं कॉम्प्लेक्स बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। तो अगर हम बात करते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, मतलब पूरी जो हमारी ट्रॉपिक लेवल होती है उसमें हमारे कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अगर हम बात करते हैं फूड चेन की, जो फूड चेन में हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है, अगर उसकी बात करें तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब जाते हैं तो एनर्जी कितनी ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो होती है हमारी 10%। 10% एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब 10/100, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1%, सॉरी 0.1। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक लेवल होता है, फिर एक और लेवल होता है, और फिर एक और लेवल होता है। तो ये बोल रहे हैं कि यही जो ट्रॉपिक लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ हम जाते हैं तो उसमें कितना हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है प्रोड्यूसर, जो ये हमारा स्टेज होता है, ये होता है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कौन होगा, जैसे हमारे प्लांट्स,
तो प्रोड्यूसर। फिर हमारा सेकंड लेवल स्टेज पे आएगा जो कि हमारे सारे हेटेरोट्रॉप है। अब ये क्या होता है, हमारा प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और फिर ये हमारा हो जाता है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, अब एग्जाम्पल भी ले लेंगे एक टर्शरी कंज्यूमर। तो जैसे यहाँ पर हमारे प्लांट्स हैं, इसको जो प्राइमरी ने इनटेक किया, तो अगर जो भी एनर्जी इसके पास है, जो एनर्जी इसके पास है उसका 10% ये लेंगे, उसका 10%, अब जो एनर्जी इन्हें मिली उसका 10% ये लेते हैं और उसका 10% ये ले सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड को मिलता है एनर्जी, और जो फ्लैश बेस्ड हो गया ये 10% लेंगे, 10% लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हर नेक्स्ट लेवल पे, जो ट्रॉपिक लेवल के नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं, उसमें हमारी कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो है हमारी 10%। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ ले लिया कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारा ग्रास, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर क्या हुआ, ग्रास था। ग्रास ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने। अगर हम बात करें, ग्रास हॉपर ने ग्रास खाई, तो ग्रास है, फिर ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, फ्रॉग को खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया। और फ्रॉग को किसने खा लिया, हॉक ने खा लिया। तो ये क्या है, हमारी फूड साइकिल चल रही है। तो ग्रास के पास जो एनर्जी होगी उसकी 10% ग्रास हॉपर के पास गई, ग्रास हॉपर के पास जो एनर्जी होगी उसकी 10% हमारी फ्रॉग के पास गई, और फ्रॉग के पास जो एनर्जी थी उसकी 10% हमारे हॉक के पास गई। तो ये इस तरीके से हमारी साइकिल चलती है। यही वो पूछ रहे हैं कि जब अगर फूड चेन में जो हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसमिट की बात करें तो किस परसेंट से वो ट्रांसमिट होती है, तो वो हो गया हमारा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 10%। 10% विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्स एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। अगर हम बात करें इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है, तो विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, या फिर रफेज हो गए। तो अगर हम बात करते हैं इन सारे ऑप्शंस में, तो फैट जो है हमारा वो एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टोर करता है। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो हम कार्ब्स को इनटेक करते हैं, कार्ब्स को इनटेक करते हैं। लेकिन कार्ब से भी ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है, तो वो है हमारे फैट। फैट जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में, उनसे भी ज़्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि सेलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन करने, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के हो गए, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें तो वो होते हैं एडेक, ADEK। तो ये जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब हमारे फैट सॉल्युबल है। तो अगर हम देखें ऑप्शन, तो A, D और के आपको दिख रहा है, ये तीनों फैट सॉल्युबल, और क्वेश्चन में हमारा पूछा है वाटर सॉल्युबल, तो बी और सी हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो हमारा विटामिन सी, ऑप्शन सी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वहीं पे लेकिन अगर क्वेश्चन में फैट सॉल्युबल पूछ लेते तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टार्च एंड शुगर इन आर फूड आर द फॉर्म ऑफ। तो स्टार्च और जो शुगर है वो हमारे खाने में किस तरीके का फॉर्म, मतलब किस तरीके से मिलते हैं, तो प्रोटीन के फॉर्म में मिलते हैं, या फिर फैट के फॉर्म में मिलते हैं, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्च और शुगर की, तो जो भी स्टार्ची सब्सटेंस होते हैं या फिर शुगरी सब्सटेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारे खाने में स्टार्च और शुगर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमें मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। पहली बात तो फोटोसिंथेसिस का मीन क्या है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक फूड। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में खाना बनाने को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब वो बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट है, इसका मतलब क्या है, ये इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट है हमारा, ठीक है, उसके पास हमारे पास रूट्स है, तो रूट्स की हेल्प से उसने क्या ले लिया, नीचे से वाटर ले लिया। एटमॉस्फेयर से इन्होंने क्या ले लिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें इनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। तो क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और फोटोसिंथेसिस है, मतलब सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सन से उन लोगों ने सनलाइट ले लिया, तो सनलाइट ले लिया, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता
होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, ये सब मिला के। और तो ये बोल रहा है कि प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज, किसको सिंथेसाइज करने के लिए, विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो किसको सिंथेसाइज करने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इन सब में से हमें किसको सिंथेसाइज करने के लिए पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि प्रोटीन आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मेनी अमीनो एसिड। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा अमीनो एसिड है। तो लीनियर सीक्वेंस जो होती है हमारी, लीनियर लाइन ऑफ सीक्वेंस होता है वो किसका, अमीनो एसिड का। वो भी एक साइड पे जो यूनिक साइड होती है, यूनिक साइड चेन होती है, एक साइड पे हमारे 20 अमीनो एसिड का एक सेट होता है, उससे हमारा प्रोटीन बिल्ट होता है। तो प्रोटीन हमारा किन से बनता है, 20 अमीनो एसिड्स के फॉर्म से हमारा प्रोटीन असेंबल्ड होता है। वेल अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो वो बोल रहा है कि अमीनो एसिड्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर प्रोटीन। तो अमीनो एसिड हमारे किन की बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, तो प्रोटीन। अभी देखा हमने कि 20 जो अमीनो एसिड है उनकी लीनियर जो हमारी लाइन होती है उसको हम प्रोटीन बोल रहे हैं। तो जो हमारा प्रोटीन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड किससे रेफर करते हैं हम, प्रोटीन से। तो प्रोटीन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जब प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करते हैं तो फिर हमारे अमीनो एसिड रह जाते हैं, और अमीनो एसिड हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हेल्प किए जाते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विटामिन B12 इज नॉट जनरली प्रेजेंट इन। तो B12 जो है, पहली बात तो अभी हमने देखा था विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे 8 कॉम्प्लेक्सेस थे, उसमें से एक कॉम्प्लेक्स हमारा B12 है जिसे कॉब कॉब एलामीन भी बोलते थे, कॉब एलामीन बोलते थे। तो एक ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कॉब एलामीन भी बोलते हैं। और वो पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या फिर हमारे प्लांट फूड्स, इनमें से किस में हमारा B12 प्लांट हमें, मतलब B12 हमें प्रेजेंट नहीं होता, मतलब किस में हमें ये नहीं मिलता है। तो प्लांट बेस्ड फूड जो होते हैं उसमें हमारा B12 प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि B12 हमें चाहिए तो हमें मीट, फिश, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में हमें B12 या फिर कॉब एलामीन की बात करें तो वो हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज द ब्रेन गेट एनर्जी। तो न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या फिर फैटी एसिड, इनमें से किससे हमें ब्रेन को एनर्जी मिलती है। तो अगर हम बात करें, हम पूरे दिन डाइट पे रह सकते हैं, लोग डाइट फॉलो करते हैं तो डाइट पे रह सकते हो, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में पहले से ही फैट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट है। अब वो अगर आप कुछ भी इंटेक नहीं कर रहे हो, बाहर से एनर्जी नहीं ले रहे हो, तो किस तरीके से वेट लॉस होता है, ये जो हमारा फैट्स पहले से प्रेजेंट है यही क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। क्योंकि आपने अभी देखा कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा फैट में एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये जो फैट है ये ब्रेक डाउन होने लगते हैं। लेकिन जो ये हमारा ब्रेन है वो फैट से एनर्जी नहीं ले पाता, इस प्रोसेस से एनर्जी नहीं लेता, उसको ग्लूकोज की नीड रहती है। तो जो भी जिस तरीके की डाइट फॉलो करते हैं उसमें भी इस तरीके के फूड को इनटेक किया जाता है कि जो हमारा ब्रेन है टाइम टू टाइम उसे ग्लूकोज मिलता रहे, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो जो ब्रेन है वो हमारा ग्लूकोज से ही एनर्जी डिराइव करता है। तो ग्लूकोज विल बी द आंसर। और ब्रेन जो है हमारा ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करता है, फिर उसको स्टोर करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसको जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, जो भी हमारी एनर्जी ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है इन सबको करता है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारा ब्रेन एनर्जी को सोर्स करता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्च एंड शुगर इन आर फूड आर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टार्च और शुगर हमारे खाने में मिलता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि हमारे स्पेशली क्या है, ग्लूकोज, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन में अगर हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कैपिलरी रेस्पिरेशन या फिर एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक का मतलब ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनारोबिक क्या हो जाएगा, इन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना जब ब्रेक डाउन होता है हमारा फूड को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पे अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें क्या होता है कि
कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो फैट और शुगर को ब्रेक डाउन करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो पहले बाहर के खाने को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाहर जो हमारा फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो टिक, लीचेस, ईस्ट या फिर लाइस। तो लाइस एक तरीके का ईस्ट जो है हमारा एक तरीके का सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या है, आपने देखा होगा जब कभी आपने ब्रेड आप लेके आए, मान लो उसकी एक्सपायरी डेट है कुछ और उससे ज़्यादा दिन तक रखी रह जाएगी, तो उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की वाइट वाइट कलर की ना कुछ लग जाता है, वही क्या होता है, वो हमारा ईस्ट है। ईस्ट लग जाता है उसमें, जिसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं। वो क्या करता है, उसको डिके करने लगता है टाइम टू टाइम। और जो हमारा मशरूम होता है, ईस्ट होता है, ये सब क्या एक तरीके का सेप्रोफाइट है जो ब्रेड पे लग जाते हैं, फिर उसे ब्रेक डाउन करता है और फिर उसे जब ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में, जब ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और फिर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ईस्ट जो है वो बाहर पहले फूड को ब्रेक डाउन करता है और फिर अपनी बॉडी में उसको इनटेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट में वेरियस पार्ट में कौन कौन हमारा फूड को ट्रांसफर करता है, तो जाइलम। अगर हम बात करते हैं वाटर या मिनरल को कौन ट्रांसफर करता है, तो जाइलम है वो पार्ट हमारे प्लांट का जो कि वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफर करता है। पर वहीं पे अगर हम फूड की बात करें कि फूड को कौन सी टिश्यू हमारी ट्रांसफर करती है, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लोएम। फ्लोएम है जो फूड को वेरियस पार्ट में ट्रांसफर करता है और जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं पैरेनकाइमा की, तो पैरेनकाइमा क्या है, ये स्टोर करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये स्टोरेज का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी जो मिनरल्स को इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है पैरेनकाइमा। वहीं पे स्क्लेरेनकाइमा की काम बात करें तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट में इसका क्या काम है, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये सब हमारे ऑप्शन हो गए। वेल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फूड को वेरियस पार्ट्स में कौन पहुंचाता है, तो वो है हमारा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द रिजल्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टू अ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल विदाउट द कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम। तो एंजाइम के कंट्रोल करे बिना जो कोवलेंट बॉन्डिंग है हमारे शुगर मॉलिक्यूल की और जो प्रोटीन की, इसका रिजल्ट को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है हमारा ग्लाइकेटिन। ग्लाइकेशन जो है हमारा वो रिजल्ट है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग का, जो शुगर और प्रोटीन के बीच में हमें देखने को मिलती है, वो भी किसी भी एंजाइम के कंट्रोल किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं कि विच प्रोसेस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव्स। तो ये पूछ रहा है कि प्रोसेस, पहली बात तो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से जो लीव की तरफ पहुंचाया जाता है, जो हमारा लीव से ऊपर तक जा रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब हमारे हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन होने लगते हैं टाइम के अंदर, जो भी हमारा पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है उसमें जो सेटल डाउन होने लगते हैं, वो हमारा सेडिमेंटेशन हो गया। एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल्स एक संग कंबाइन होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, उसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है, जब हमारे कोई भी वाटर वेपर है वो एक कोल्ड सरफेस पे आके टच करते हैं, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और वहीं ट्रांसपिरेशन क्या है, जो हमारा अपवर्ड मूवमेंट है वाटर और मिनरल्स का फ्रॉम रूट टू लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स। तो अभी हमने देखा था स्टोमाटा क्या होता है, अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वहीं पर अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू लीव्स को पहुंचाता है। वेल वहीं पर अगर हम पित्त की बात करें तो टिम्बर में भी याद है, जो सबसे बीच का पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा पित्त, जो सैपवुड जैसा थोड़ा सा बीच का पार्ट होता है हमारा टिम्बर का, वो हमारा पित्त होता है। वेल हम अगर वहीं पे स्टोमाटा की बात करें, तो स्टोमाटा की बात करते हैं तो लीव्स को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ना छोटे 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 पोर्स देखने को मिलते हैं। ये जो छोटे पोर्स होते हैं इसी को हम स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा का काम क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को हमें देता है, यही हमारा स्टोमाटा का फंक्शन है। तो स्टोमाटा का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वाटर और मिनरल को रूट से लेके लीफ तक कौन पहुंचाता है, ऐसी कौन सी टिश्यू है प्लांट की, तो वो हो जाएगा हमारा जाइलम। जाइलम विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट happens in the process
कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मीन्स लाइट, लाइट और सिंथेसिस मतलब टू फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो लाइट के प्रेजेंस में टू मेकिंग फूड विद इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हमारी केमिकल एनर्जी में। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लाइट एनर्जी जो है हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल ट्रैप्स सनलाइट टू मेक शुगर। शुगर, अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसमें लाइट को कन्वर्ट, लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट के प्रेजेंस में हमारा लीव्स फूड बनाती है। उसके लिए एक स्पेशल टाइप की क्लोरोफिल होती है, जो ग्रीन पिगमेंट है, वो हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। और वो पूछ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है जो सेल, जो प्लांट की सेल ट्रैप कर लेती है लाइट को। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सेल जो सनलाइट है उसे ट्रैप नहीं करेगी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी होगी नहीं। तो क्या ल्यूकोप्लास्ट है, स्टार्च ग्रेन है, क्रोमोप्लास्ट है, या फिर क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोफिल होता है और उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ही वो एक प्लांट सेल है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर वो पूरी प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस की, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, या स्टार्च मिलता है, या फिर शुगर मिलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म कार्बन एंड एनर्जी रिलेटेड नीड्स आर फुलफिल्ड बाय विच प्रोसेस। तो जो ऑटोट्रॉपिक एनर्जी है, जो अभी हमने देखा था, ऑटोट्रॉपिक एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, वो अपनी एनर्जी जो कार्बन चाहिए उन्हें और जो एनर्जी चाहिए वो किस प्रोसेस के थ्रू फुलफिल करते हैं। तो वो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। जो लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वहीं पे अगर एक और वर्ड आया है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन की बात करें तो हाइबरनेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, विंटर के डेज में बहुत सारा पहले ही इतना सारा खाना इनटेक कर लेते हैं, और फिर विंटर के डेज में वो लोग किसी एक प्लेस पे चले जाते हैं और उसी के अंदर रहते हैं पूरा फुल ऑन विंटर, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी हीट को ट्रैप नहीं कर पाती है और एनर्जी ज़्यादा लूज ना हो, इस वजह से वो ये प्रोसेस को करते हैं। इसी प्रोसेस को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। पर अभी यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक किस प्रोसेस के द्वारा अपने एनर्जी को इनटेक करता है, तो वो है फोटोसिंथेसिस। वेल अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन है 4, 2, 38, 36। तो 4, 2, 38, 36। तो क्या है, तो वो बोल रहे हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है C6H12O6 जो होता है हमारा C6H12O6, जो ग्लूकोज है हमारा, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितने एटीपी फॉर्म करता है। तो अगर हम बात करते हैं जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो 2 एटीपी को फॉर्म करता है। 2 मॉलिक्यूल्स है जो एटीपी के फॉर्म करता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। तो रूट सिस्टम प्लांट का जो है वो क्या फंक्शन नहीं करता है। तो सप्लाई ऑफ फूड टू द प्लांट्स पार्ट, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट। तो प्रॉपर एनकरेज का मतलब क्या, सपोर्ट सिस्टम। क्या वो प्लांट को पूरा प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल सही बात है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो वाटर और मिनरल्स को रूट ही हमारा एब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो उसको लीव्स तक पहुंचाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो टिश्यू हेल्प करती है वो है जाइलम। वहीं पे लेकिन हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम एक जो था हमारा टिश्यू जो कि फूड को ट्रांसफर करता है, फ्लोएम हमारा फूड को ट्रांसफर करता है, और वो हमारे रूट सिस्टम का कोई भी काम नहीं है, ये हमारे रूट सिस्टम का काम नहीं है। तो सप्लाई ऑफ फूड टू द प्लांट पार्ट्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट growth, particularly by stimulating cell elongation in stem। तो इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्पेशली अगर हम बात करें तो स्टेम के सेल एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन। तो ये सब ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन है जो स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम की ग्रोथ के लिए, स्टेम के लॉन्गेशन के लिए, तो ऑक्सिन। लेकिन हम इन हार्मोन्स को भी देख लेते हैं। तो इथाइलिन जब क्या है, वो फ्रूट रैपनिंग के लिए, मतलब जो फ्रूट हमारे नेचुरली जो पकते हैं, रैपिन होते हैं, उनको हम बोलेंगे, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इथाइलिन। वहीं पे अगर हम साइटोकिनिन की बात करें तो ये रूट और जो शूट होता है, जैसे हमारा प्लांट है, जो रूट्स हमारे हैं वो हमारे ग्राउंड के नीचे होते हैं, और जो हमारा पूरा प्लांट हमें जो दिखता है वो
हमारा शूट है, क्योंकि वो हमारे ग्राउंड से ऊपर है। तो जो हमारा ग्राउंड से ऊपर है उसे शूट बोलते हैं, और जो हमारा ग्राउंड के नीचे है उसे रूट बोलते हैं। तो रूट और शूट के डेवलपमेंट के लिए साइटोकिनिन रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर हम फ्लावर्स की डेवलपमेंट की बात करें या फिर लीफ की डेवलपमेंट की बात करें, तो फ्लावर डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गिबरेलिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर अभी यहाँ पर वो इलांगेशन ऑफ स्टेम के लिए कौन सा हार्मोन उसको रेगुलेट करता है, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा ऑक्सिन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज। तो हम वो पूछ रहा है कि जो एप्लीकेशन है हमारा प्लांट एंड सॉइल साइंस को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा एग्रोनॉमी। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इज द स्टडी, जो ये एग्रोनॉमी है ये एक स्टडी है। किसकी स्टडी है? कि हम किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी को हम अपने प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए और सॉइल के नरिशमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए किस तरीके से लगाएं, तो इसकी एप्लीकेशन को हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ। तो अभी बताया था मैंने कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो होते हैं उसके ऊपर जो हमारे लीव्स हैं उसमें हमारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन टाइनी पोर्स स्टोमाटा का काम क्या है? वो क्या काम करते हैं? उनका काम है गैस को एक्सचेंज करना। ये क्या काम करते हैं? गैस को एक्सचेंज करते हैं। गैस जो है हमारी, उसको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये स्टोमाटा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को हमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है उसे देता है। तो स्टोमाटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारे एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। सेल के अंदर ही जो पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। वेल, साइटोप्लाज्म जो है, जो सेल प्रेजेंट होता है उसका जो बीच का स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और हमारा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो जेली लाइक प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा पावर हाउस होता है सेल का। और जो हमारे पोर्स प्रेजेंट है हमारे लीव्स के ऊपर, उसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, जो सिंथेसिस हो रहा है उसके दौरान जो हमारा प्लांट को प्रोटीन चाहिए, जैसे अभी आपने देखा पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे प्लांट को चाहिए होता है, हम फर्टिलाइजर के द्वारा उसे प्रोवाइड कराते हैं। वैसे कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन और नाइट्रोजन में से क्या है इसका एसेंशियल एलिमेंट है? तो अगर आपको पता हो तो लीव्स में हमारे स्टोमाटा होते हैं, जो पोर्स हैं वो गैस गैस को एक्सचेंज करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। स्टिल जो हमारा प्लांट है वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाता है। इसलिए हमारे एक स्पेशल टाइप के हम प्लांट्स को क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। जो स्पेशल टाइप के प्लांट्स है जैसे लेग्यूम्स, जो हमारे दाल वाले प्लांट होते हैं, जो पल्सेस होते हैं, उनको हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो रूट्स हैं उनमें एक बहुत ही स्पेशल टाइप की क्वालिटी होती है कि वो जो हमारी उनके अंदर एक बैक्टीरिया लग जाता है, जैसे बोलते हैं राइजोबियम, इन्हें बोलते हैं हम राइजोबियम। अब राइजोबियम का काम क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि है राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम। और ये हमारा नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारे एटमॉस्फेरिक में भी, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और हमारा प्लांट फिर उसको यूज कर सकता है। तो नाइट्रोजन विल बी द करेक्ट आंसर, और राइजोबियम उसके लिए हेल्पफुल है। वेल, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लीफ। तो अगर हम लीफ की बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लीफ का पार्ट है। तो हमें थोड़ा सा प्लांट का डायग्राम समझ लेना चाहिए। ये बोल रहा है पेटियोल, पिस्टिल, स्टैमेन और सेपल। तो अगर आपने रिप्रोडक्टिव फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें स्टेमिन और पिस्टल, पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का कंबाइंड पार्ट होता है, उसे पिस्टल बोलते हैं। वेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमिन बोलते हैं। सेपल जो होता है, एक होता है सेपल और एक होता है पेटल। तो रोज पेटल सुना होगा, तो जो फ्लावर्स की जो हमारी जो फ्लावर्स का जो ऊपर ऐसे बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो कलरफुल फ्लावर्स के ये होते हैं इन्हें बोलते हैं हम पेटल। और जो हमारी लीफ होती हैं, जैसे ये डंडी है और फिर ये लीफ है, तो ये जो लीफ है इसे हम बोलते हैं सेपल, इसे हम बोलते हैं सेपल। अब हमारा एक इस तरीके से मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम से हमारी ये ऐसे निकल रहा है और फिर उसके बाद हमारा ये पूरा एक लीफ है। तो इसी का जो ये होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, इसी को हम बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल इज अ पार्ट ऑफ लीफ। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम पेटियोल बोलते हैं। वेल, ये जो हमारी ऐसी जारी होती है इसे बोलते हैं मेन वेन,
इसकी बात करते हैं अगर लीफ में, तो इसे बोलते हैं हम मेन वेन। और जो हमारे साइड में ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं, इसे बोलते हैं हम साइड वेन। साइड वेन बोलते हैं। और जो हमारी लीफ की साइड में ऐसे निकल रही है, इसे बोलते हैं हम लीफ ब्लेड। इसे बोला जाता है लीफ ब्लेड। और ये जो हमारे साइड में है, इन्हें बोलते हैं हम साइड वेन। और जिस पे ये हमारे ब्रांच, मतलब ये जो लीफ का आगे का पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो हमारे स्टेम है, इससे जो कनेक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं हम पेटियोल। तो पेटियोल इज अ पार्ट ऑफ लीफ। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट the energy stored by the light dependent reaction to form glucose and other carbohydrate molecules। तो इस साइकिल का नाम क्या है? ये एक टर्म यूज किया जाता है जिसमें जो हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो एनर्जी को यूज करती है, जो लाइट से हमें एनर्जी मिल रही है उसको यूज करती है और फिर ग्लूकोज बनाती है और कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है, जो हमारा स्टार्च है, उस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को भी फॉर्म करती है। तो इस वाली साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ब्लूम साइकिल बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइकिल बोलते हैं, या फिर हमारी केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल वो टर्म है जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, लाइट से एनर्जी स्टोर होती है और फिर वो ग्लूकोज या फिर और भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करती है। तो केल्विन साइकिल विल बी द करेक्ट आंसर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। ये फिर से घुमा फिरा के पूछ लिया इन्होंने कि जो एनर्जी मिलती है और जो कार्बन रिक्वायरमेंट है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फुल करते हैं। तो कौन सी साइकिल है या फिर कौन सा प्रोसेस है जिसकी तरह फुल की जाता है? तो वो है फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में खाने बनाने को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वहीं पे उस साइकिल को, जिस साइकिल में ये पूरी चली है प्रोसेस, उसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। वेल, अगला क्वेश्चन ये है कि प्लांट रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ। तो अगर आप एंड तक आए और आपने ये क्वेश्चन देखा है तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइए कि जो प्रोसेस है, प्लांट जो प्रोसेस करता है, मतलब वाटर को इनटेक करता है और फिर एयर में जो रिलीज करता है, इन चारों में से फोटो पीरियोडिज्म, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर ट्रॉपिज्म, इनमें से कौन से प्रोसेस का नाम है जिससे वाटर पूरा हमारे एयर में रिलीज होता है? प्लांट इस कौन सी प्रोसेस के द्वारा ये वाटर को रिलीज करता है? तो आई होप आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिए। इस क्वेश्चन का आंसर को हम नेक्स्ट लेक्चर में पक्का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।